नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तंजराव सिंह। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम था मानव तंत्र। मानव तंत्र में अपन ने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र पूर्ण कर दिया। अब तीसरा तंत्र आता है जिसका नाम है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। ओके, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र में अपन सबसे पहले टॉपिक लेते हैं रक्त। तो उसके पहले मैं रक्त के बारे में अपन ने कुछ पहले पॉइंट बनाए हैं, उसके बाद उसकी जो कंपोनेंट या उसके अंदर जो कण है उसके अलग अलग पार्ट लिखे हैं अपन ने। तो ध्यान देना, यहाँ पर रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह O2 व CO2 का परिवहन करता है। यह हल्का सारीय तरल है जिसका pH कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। हम जानते हैं 7 से ऊपर वाले जो पदार्थ होते हैं, 7 से ऊपर वाले वो क्या कहलाते हैं? सारी कहलाते हैं। जो जिनकी वैल्यू क्या होती है? 7 से कम होती है वो होते हैं अम्लीय। तो ये 7.4 के कण कैसा है? सारीय तरल है। भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण किसमें होता है? पलीहा। पलीहा एक अंग है हमारे शरीर का, ठीक है, पलीहा में होता है। ओके, सामान्य व्यक्ति में लगभग कितना? 5 लीटर रक्त होता है। स्त्री और पुरुषों में इनकी संख्या थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, यानी 1 लीटर का अंतर होता है। ठीक है, वयस्क स्त्री में जो है वो 4 लीटर और वयस्क पुरुष में कितना होता है? 5 लीटर होता है। अब अपन ने रक्त के कुछ कंपोनेंट या रक्त के घटक जो है वो एक चार्ट की तरह लिखे कि रक्त का पहला घटक है प्लाज्मा, जो रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। और सेकंड घटक है रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं कह दो या रक्त कणिकाएं कह दो, एक ही बात है। ठीक है, रक्त कणिकाएं कितना प्रतिशत? 45% होती है। ओके, प्लाज्मा के बारे में लिखा आपने, प्लाज्मा का 92 प्रतिशत, यानी इसके 55% का 92% भाग क्या होता है? जल होता है। और अन्य 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये तो हुआ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा तरल भाग है। प्लाज्मा कैसा भाग है? ध्यान रखना, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। ठीक है, इस तरल भाग में ये सभी ठोस कणिकाएं, ये सभी ठोस कणिकाएं क्या होती है? इनके अंदर तैरती रहती है। तो ध्यान देना, कणिकाएं या कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका या रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट्स। इसके 4 नाम है, वापस सुन लो। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका अन्य नाम होता है लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका की जगह कोशिका कह सकते हैं, रक्ताणु कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेताणु या ल्यूकोसाइट, ये अपन लिखेंगे, अपन इसके आगे देखना। ठीक है, बीपी यानी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, रुधिर बिंबाणु या बिंबाणु के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो अपन ने लिखा है इसमें, देखो एक ही करके पढ़ते हैं अपन। लाल रक्त कोशिका कह सकते हैं या लाल रक्त कणिका कह सकते हैं। इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट ये इसका नेम है। एक और है। ओके, अब इसके बारे में लिखा अपन ने, ये कुल रक्त का 99% होती है, यानी रक्त में जो कुल कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं का कितना प्रतिशत? 99% होती है। इन कोशिकाओं में एक विशेष वर्णक पाया जाता है, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन क्या करता है? इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक, मैंने बोला अभी कौन सा? श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन जो है O2 CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है। यानी O2 CO2 आरबीसी नहीं, आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला कौन सा? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ही परिवहन करने में सक्षम होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, यानी केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जे से कहते हैं बोन मैरो में होता है। इनकी औसत आयु, यानी एक आरबीसी जीवित कितने दिन रहती है? 120 दिन जीवित रहती है। तो ये तो हो गई आरबीसी के गुण तो अपनी किताब में लिखे। हालांकि देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अपनी 10th क्लास में बहुत कम लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अपने इतना ही लिखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, श्वेत रक्त कणिका, श्वेताणु, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है तथा लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रदान करना। आप अच्छी तरीके से जान रहे हो, जैसे इन दिनों पूरा विश्व एक महामारी की चपेट में आ चुका है जिसका नाम कोरोना है। और हम जान रहे हैं कि इन दिनों में जो प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है, जो प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है वो डब्ल्यूबीसी बेस पर ही होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है उसके शरीर में कुछ
प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षी कोरोना वायरस को मारने में सक्षम हो जाते हैं। यानी वो व्यक्ति जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, इसके अंदर क्या बन गए हैं, प्रतिरक्षी बन चुके हैं। अब इन प्रतिरक्षियों को प्लाज्मा के थ्रू, देखिए, दूसरे व्यक्ति में एंट्री करा दिया जाए तो क्या होता है, ये उसके अंदर वो जो प्रतिरक्षी है वो कोरोना वायरस को मारने में सक्षम होता है और जो व्यक्ति जल्दी से ठीक हो जाता है। यानी जो वेंटिलेटर तक पहुंचता है, उन व्यक्तियों में प्लाज्मा थेरेपी नाम की एक नई चीज़ चल रही है। तो इसका मतलब समझना है कि काम जो हमारे ब्लड के अंदर जो करती है वो कौन करती है, WBC करती है, जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, श्वेत रंग होता है। अब अपन ने क्या किया है, अब अपन ने WBC के प्रकार का एक चार्ट बना लिया है। क्या बना लिया है, एक चार्ट बना लिया है। इस चार्ट को देख लेते हैं। WBC को कहते क्या है, ल्यूकोसाइट। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, कणिकामयी व अकणिकाणु। ठीक है, इसको कणिकाणु या कणिकामयी, अकणिकाणु या अकणिकामयी कह सकते हैं। अब इसकी अंग्रेजी नाम देखना, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरा नाम अकणिकाणु का हिंदी नाम क्या हो गया, अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ओके। अब कणिकाणु के 3 हिस्से होते हैं, न्यूट्रोफिल, इएसिनोफिल और बेसोफिल। नाम वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। एक तो है न्यूट्रोफिल, ठीक है, दूसरा है इओसिनोफिल और तीसरा है बेसोफिल। ये किसके प्रकार है, ये कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट के प्रकार है। इसमें अपन ने लिखा है, हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन अपन इतना नाम याद नहीं रखना, हमने किताब में इतना ही दिया है। न्यूट्रोफिल, सर्वाधिक WBC की संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की होती है। ओके, अब आ जाते हैं अग्रेन्युलोसाइट या अकणिकाणु के कितने हिस्से होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट महाभक्षक का कार्य करती है। यानी महाभक्षक का मतलब क्या होता है, जो रोगाणु बाहर से प्रवेश कर चुके हैं, बाहर से प्रवेश कर चुके हैं, उसको प्राकृतिक तौर पर भक्षक का कार्य, यानी उसको बिना किसी के साथ जुड़ी हुई हो अपने अंदर क्या कर देती है, समाहित कर देती है। इसको कहते हैं महाभक्षकाणु। ये तो है भक्षक, ये महाभक्षक है। ओके, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कितने पार्ट होते हैं या टाइप होते हैं, 3। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, जैसे कहते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका। अभी इन दिनों में जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ज़्यादा वर्क करती है। क्यों, क्योंकि ये पहचान करती है कि वायरस है, बैक्टीरिया है। अब उसके अकॉर्डिंग उसका एक प्रतिजैविकों का निर्माण, यानी प्रतिजैविकों का निर्माण किसका काम होता है, इनका काम होता है। ये प्रतिजैविकों का निर्माण करती है, जो एंटीबॉडी बनते हैं, प्रतिजैविक बनते हैं। तो प्रतिजैविक बनाने का काम किसका होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का होता है। और तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो नेचुरल किलर सेल, या कह सकते हैं प्राकृतिक मारक कोशिका। NKC का पूरा नाम होगा नेचुरल किलर सेल और इसका हिंदी नाम होगा प्राकृतिक मारक कोशिका। तो ये तो हो गए WBC के प्रकार। वापिस सुन लो, कणिकाणु, अकणिकाणु। कणिकाणु के 3 हिस्से, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, इसमें भक्षक का कार्य कौन करती है, न्यूट्रोफिल, और सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल। अकणिकाणु के 2 हिस्से होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए, एक ध्यान रखना, ये ल्यूकोसाइट है और ये लिम्फोसाइट है, ये दोनों नाम अलग अलग है। ठीक है, ओके। मोनोसाइट क्या होता है, महाभक्षक होता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिका किसके हिस्से हैं, लिम्फोसाइट के हिस्से हैं। ठीक है, इसमें प्रतिजैविकों के निर्माण का कार्य कौन करती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट करती है। ओके, अब पहुंच जाते हैं बिम्बाणु, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, बिम्बाणु का दूसरा नाम होता है BP, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर बिम्बाणु के नाम जाना जाता है इसको। ठीक है, ओके। यह करीब 3 लाख प्रति घन mm, यानी RBC के बाद सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, बिम्बाणु की होती है। इनकी जीवन अवधि 10 दिन की, यह 10 दिन तक जीवित रहती है। ये कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने, महत्वपूर्ण कार्य इनका है। यानी जब चोट लगती है तो रुधिर बहना प्रारंभ होता है, उस समय रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करती है, बिम्बाणु करती है। यह भी केंद्रक विहीन होती है, यानी RBC की तरह इनमें भी क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये तो हो गई प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। अब बढ़ देख लेते हैं अपन रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, देख लेते हैं अपन। पहला, O2 CO2 का वातावरण तथा उसके उत्तकों के मध्य क्या करना, विनिमय करना। पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों पर क्या करना, परिवहन करना। शरीर का pH नियंत्रित करना, जैसे आपने देखा था कि ब्लड का pH होता है 7.4, यानी हल्का सारीय। तो ये क्या करता है, अम्लीय और सारी का क्या करता है, बैलेंस बनाता है। शरीर का ताप नियंत्रित करता है। प्रतिरक्षण, अपन देखा WBC का कार्य कर रही थी, प्रतिरक्षण का कार्य करती है, तो प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन करना। हार्मोन आदि
कि आवश्यकता के अनुसार क्या करना, परिवहन करना, यानी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हम इसी बार में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करेगी, एक पदार्थ बनाएगी, इसका नाम क्या होगा, हार्मोन। यह हार्मोन सीधा रुधिर में डाल दिया जाता है और रुधिर के द्वारा एक प्रत्येक स्थान तक पहुंच जाता है। और साथ ही उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना, जैसे अपन ने देखा था कि श्वसन तंत्र के अंदर CO2 जो थी ना, वो वापस किसके साथ जुड़ रही थी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही थी, और वो वापस श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकल रही थी। यानी उत्सर्जी उत्पादों को भी क्या करना, बाहर रखना। और साथ में अपनी पढ़ेंगे उत्सर्जी तंत्र पढ़ेंगे, उसमें यूरिया आदि जो है या पसीने के रूप में जो पदार्थ है वो भी उत्सर्जी पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रक्त परिसंचरण। क्या आता है, रक्त परिसंचरण। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये जो टॉपिक है मैं उनको पहले PDF सेंड करता हूँ। आप पहले PDF से क्या करें, PDF से आप उसको पहले अपने नोट्स के अंदर लिख लें। लिखने के बाद अब आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से मैंने वीडियो में समझाया है। हालांकि ये काम ब्लैक बोर्ड पे भी किया जा सकता था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे वो इतना पार्ट आसानी से दिखाई नहीं देता है और उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए आप इसको पहले PDF से क्या करें, नोट कर लें और फिर आप इसका वीडियो देखें। थैंक यू।